स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का यूनिट नंबर 3 सप्लाई। अब सप्लाई को समझने से पहले जैसे अपन ने डिमांड में मार्केट का थोड़ा कंसेप्ट देखा था, मार्केट का थोड़ा बैकग्राउंड देखा था, उसी तरीके से हम इस पे भी मार्केट का थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। तो कोई भी मार्केट जब होती है तो उसके दो साइड्स होते हैं। कौन सा? एक होता है बायर साइड और दूसरा होता है सेलर साइड। अब बायर साइड यानी जो भी पर्सन गुड्स या सर्विसेज परचेस करने आया है उसको बायर बोला जाता है, और ये बायर साइड जो है वो मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है। सिमिलरली सेलर साइड यानी कोई भी बिजनेस होता है या कोई भी पर्सन होता है और जो गुड्स बेचने आता है वो सेलर साइड, और वो मार्केट में सप्लाई क्रिएट करता है। ठीक है, तो मार्केट के दो पहलू होते हैं, डिमांड और सप्लाई, और जब डिमांड और सप्लाई एक पॉइंट पे आ जाती है तब ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को सप्लाई बोलने के लिए दो चीज़ें नेसेसरी है। सबसे पहला, जो भी पर्सन बेचने के लिए आया है उसके पास बेचने की एबिलिटी चाहिए। मान लो कोई तो भी सेलर है, वो 100 किलो प्याज बेचना चाहता है मार्केट में, बट उसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो क्या वो प्याज बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसकी वो चीज़ बेचने की एबिलिटी नहीं है। तो सप्लाई मार्केट में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास उस गुड्स को बेचने की एबिलिटी चाहिए, और एबिलिटी होने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास कि हर बार प्याज होंगे तो तुम बेचने ही चाहोगे। हो सकता है कि तुम्हें सही से दाम नहीं मिल रहे हैं, सही से कस्टमर नहीं मिल रहे, तो तुम्हारे पास क्या करोगे, प्याज होने के बावजूद भी तुम उसे नहीं बेचोगे। तो दूसरी चीज़ नेसेसरी है विलिंगनेस। दूसरी चीज़ जो नेसेसरी है वो है विलिंगनेस। तो जब भी एबिलिटी टू सेल होता है और विलिंगनेस टू सेल होता है तो मार्केट में क्रिएट होता है सप्लाई। तो सप्लाई के लिए नेसेसरी है एबिलिटी और विलिंगनेस, ये चीज़ें याद रखना। ये हो गई एबिलिटी और ये हो गई विलिंगनेस। ठीक है, अब सप्लाई को जब हम रेफर करते हैं कि मार्केट में सप्लाई है, मार्केट में सप्लाई है, तो हमें दो तीन चीज़ें याद रखना ज़रूरी है कि हमेशा जो सप्लाई होता है वो पर्टिकुलर प्राइस पे होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्याज 100 रुपये पर केजी पे 500 केजी का सप्लाई है। 100 रुपीज़ पर केजी पे कितने का सप्लाई है? 500 केजी का। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्राइस पे 500 किलो प्याज बेचने के लिए मार्केट में रेडी है। हो सकता है कि जब तुम बोलो 20 रुपये पे कितना मार्केट में प्याज बेचने के लिए लोग तैयार है, तो हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 10 किलो प्याज लोग बेचने के लिए तैयार होंगे 20 रुपये पर केजी से। 100 रुपये पर केजी से 500 किलो प्याज बेचने के लिए सेलर तैयार था। तो हमेशा सप्लाई प्राइस के पर्सपेक्टिव में बताया जाता है, तो हमेशा प्राइस के पर्सपेक्टिव में सप्लाई को बताया जाएगा। प्लस सप्लाई हमेशा बताया जाता है टाइम के पर्सपेक्टिव में। मतलब मैंने जो ये बोला कि 500 किलो सप्लाई है मार्केट में या 10 किलो सप्लाई है मार्केट में, तो ये मैंने एक स्पेसिफिक दिन की बात की या स्पेसिफिक साल की बात की या स्पेसिफिक महीने की बात की। ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि 500 किलो लोग बेचने को तैयार है 100 रुपये पर केजी से एक दिन में, 1 डे, या फिर मैं बोलूँगा पर डे, या फिर मुझे बोलना पड़ेगा पर वीक, या फिर बोलना पड़ेगा 1 ईयर। तो जो भी सप्लाई है हमेशा मुझे किसके पर्सपेक्टिव में बताना पड़ेगा? एक तो मुझे प्राइस के पर्सपेक्टिव में बताना पड़ेगा, प्लस मुझे बताना पड़ेगा टाइम के पर्सपेक्टिव में। और ये दो चीज़ें ही जब मैं बताऊंगा तो ही सप्लाई की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। तो सप्लाई क्या है? सप्लाई है विलिंगनेस और एबिलिटी टू सेल सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ स्पेसिफिक प्राइस। ये हो गई सप्लाई की डेफिनेशन। तो ये सप्लाई की डेफिनेशन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब अपन नोट्स पे वापस आ जाते हैं, मतलब चालू ही नहीं किए थे अपन, वापस आते हैं। अब ये जो सप्लाई हम स्टार्ट करने वाले, क्या होता है सप्लाई ये तो हम देख चुके हैं। सप्लाई में क्या क्या देखने वाले हैं समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, जो अपन ने अभी तक तो देख लिया। कौन सी चीज़ें जो सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड जैसे लॉ ऑफ सप्लाई होता है तो वो क्या होता है वो देखेंगे। उसमें सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व की बात करेंगे। बाद में
सप्लाई समय के साथ चेंज होते रहता है या कोई बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स के साथ चेंज होते रहता है, तो जो चेंजेस होते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व एंड मूवमेंट ऑफ द कर्व। वो क्या क्या होता है वो देखेंगे इस यूनिट में। सेकंड पार्ट इस यूनिट का है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी क्या होती है ये अपन डिमांड में पढ़ चुके हैं, बट अभी सप्लाई के पर्सपेक्टिव में इलास्टिसिटी को अपन समझेंगे। और लास्ट में है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी सप्लाई और डिमांड की स्टडी जब एक साथ की जाती है तो एक जगह पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, तो वो इक्विलिब्रियम की स्टडी भी अपन इस यूनिट के थर्ड पार्ट में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में सप्लाई सीखना है, सेकंड पार्ट में अपने को इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सीखना है और थर्ड पार्ट में इक्विलिब्रियम सीखना है। तो चालू करते हैं। मीनिंग ऑफ सप्लाई। द सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट वेरियस प्राइजेस ओवर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्या कर दी है, हाईलाइट कर दी है। सबसे पहले विलिंगनेस, दूसरा है एबिलिटी, तीसरा है एट पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइजेस एंड इन पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें समझ लेना कि हमेशा विलिंगनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, और जब सप्लाई रेफर किया जाता है सप्लाई को तो वो एक प्राइस के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए और पीरियड के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफर्ड नॉट सोल्ड। सप्लाई रिलेट्स टू व्हाट ऑफर्ड इन द मार्केट नॉट नेसेसरी व्हाट इज सोल्ड। ये चीज़ समझ लो कि तुम प्याज के सेलर हो और तुम्हारे पास बेचने के लिए 100 किलो प्याज है, तुम्हारी विलिंगनेस भी है बेचने की और तुम्हारी एबिलिटी भी है बेचने की स्पेसिफिक पॉइंट, बट ज़रूरी नहीं है कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पे तुम्हारी विलिंगनेस और एबिलिटी होने के बाद तुम उतना ही प्याज बेच पाओ। हो सकता है कि तुम्हारी विलिंगनेस एबिलिटी थी 100 किलो प्याज बेचने की, बट मार्केट में तुम सेल कर पाए सिर्फ 50 किलो। हो सकता है कि एडिक्वेट कस्टमर अवेलेबल नहीं थे, किसी कारण से तुम्हें दुकान बंद करना पड़ा, वगैरह वगैरह, कारण कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ समझना है, जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो उसका मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं होता, उसका मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड। तो सप्लाई ऑफर की बात करता है, सेल की बात नहीं करता। सेल की बात अलग हो जाएंगी। हो सकता है कि जितना सप्लाई है उतना ही सेल हुआ, हो सकता है कि जितना सप्लाई अवेलेबल था उससे कम सेल हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि सोल्ड से कोई रिलेटेड नहीं है, ऑफर्ड से रिलेटेड है कि तुम कितनी ऑफर करना चाहते हो सामने वाले को, कितनी क्वांटिटी ऑफर करना चाहते हो बेचने के लिए, तो वही बन जाएगा तुम्हारा सप्लाई। जो भी तुमने बेचा वो बात की बात रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, विलिंगनेस चाहिए और एबिलिटी चाहिए। प्रोड्यूसर्स मस्ट बोथ वांट टू एंड एबल टू। वांट टू मतलब उसकी विलिंगनेस चाहिए और एबल टू मतलब उसकी एबिलिटी भी चाहिए बेचने की, टू सप्लाई ऑफन इन्फ्लुएंस बाय प्रोडक्शन कॉस्ट। और ये जो विलिंगनेस है और ये जो एबिलिटी है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। मतलब कोई चीज़ बनाने के लिए कितना खर्चा लगता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर कभी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि मैं वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, तो मेरी विलिंगनेस नहीं बचती। मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास फैक्ट्री है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि मैं वो गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता। प्रोड्यूस नहीं करूँगा तो सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो विलिंगनेस और एबिलिटी मोस्टली डिपेंड करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, जो आपकी आगे अपन देखने वाले। ठीक है, और सप्लाई इज़ अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट यानी एक समय के, एक स्पेसिफिक समय के लिए अगर कोई चीज़ गिनी जाती है तो उसको बोला जाता है फ्लो कंसेप्ट। जैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक स्पेसिफिक ईयर के लिए सेल्स निकालते हैं, एक स्पेसिफिक ईयर के लिए परचेस निकालते हैं, एक स्पेसिफिक ईयर के लिए अपन नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक पीरियड की अगर बात की जाती है ना तो उसको बोला जाता है फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो सप्लाई की बात की जाती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक दिन का सप्लाई, एक वीक का सप्लाई, एक ईयर का सप्लाई की बात की जाती है, इसीलिए सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट जस्ट लाइक अ डिमांड। आगे बढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सप्लाई को अफेक्ट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है प्राइस ऑफ गुड्स। तुम्हारे गुड्स की प्राइस, अगर सोचो कि कोई गुड नॉर्मली मार्केट में कोई गुड है, नॉर्मली मार्केट में 100 रुपये का बेचा जाता है और 100 क्वांटिटी अवेलेबल रहती है मार्केट में बेचने के लिए। अचानक से मार्केट में प्राइस हो गई 500 रुपये,
तो क्या अभी भी लोग 100 क्वांटिटीज ही बेचना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे। अब बोलेंगे कि क्या करते हैं, हम बाहर से मंगाते हैं माल और बेचते हैं क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि अभी 100 का माल 500 में बिक रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटीज मान लेते हैं 400 की क्वांटिटी अभी मार्केट में बिकेगी। तो ये चीज़ समझना कि जैसे जैसे तुम्हारी प्राइस बढ़ती जाती है वैसे वैसे सामने वाले सेलर का प्रॉफिट बढ़ते जाता है, और प्रॉफिट बढ़ते जाने से वो क्या करता है, ज़्यादा सप्लाई करता है। ठीक है, समझा क्या हो रहा है? ध्यान से समझो। ये हो रहा है कि सबसे पहले क्या बढ़ा, सबसे पहले बढ़ी प्राइस, प्राइस के बढ़ने से बढ़ा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा तो प्रोड्यूसर ने क्या बोला कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, तो उसने क्या बढ़ाया, सप्लाई बढ़ा दिया मार्केट में। ठीक है, तो हायर द प्राइस इंसेंटिवाइज प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर ड्यू टू हायर पोटेंशियल प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा। एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस फार्मर में ग्रो मोर व्हीट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, अगर गेहूं की प्राइस बढ़ जा रही है तो फार्मर को क्या प्रोड्यूस करने से ज़्यादा फायदा होगा, गेहूं या चना? तो ऑफकोर्स गेहूं प्रोड्यूस करने से ज़्यादा फायदा होगा, तो क्या करेगा, चने को वो साइड में रखेगा, वो बोलेगा मुझे चना प्रोड्यूस नहीं करना है, गेहूं प्रोड्यूस करना है। तो क्या सप्लाई होने वाला है मार्केट में, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। बट प्राइस इज नॉट अ सिंगल फैक्टर ऑन विच सप्लाई डिपेंड्स, अदर देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स, और वो कौन कौन से, वो दूसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स अपन ने देखा था डिमांड के केस में दो टाइप के होते हैं, कौन से, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट यानी क्या, सब्स्टिट्यूट यानी ऐसे दो गुड्स जो सेम वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी सेम वांट को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखते हैं, तो उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री यानी ऐसे गुड्स जो दोनों मिलके एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे मोबाइल और चार्जर एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जो गुड्स जनरली एक साथ यूज़ किए जाते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है, और जो जनरली एक के ऑप्शन में दूसरा यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूट गुड। इफ़ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल प्रोड्यूसर माइट शिफ्ट रिसोर्सेस। क्या हो गया समझना, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, एक कैफ़े था, वहाँ पे टी और कॉफ़ी बेची जाती थी। ठीक है, टी भी 10 रुपये का और कॉफ़ी भी 10 रुपये की। उसको कॉफ़ी बनाने के लिए और टी बनाने के लिए 5-5 रुपये का खर्चा आता था, तो उसका प्रॉफिट 5 रुपये बन जाता था। बट क्या हो गया कि कॉफ़ी की प्राइस बहुत बढ़ गई, कॉफ़ी का क्रेज़ बहुत बढ़ गया, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ के हो गई 30 रुपये। अब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी बट उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, वो तो उतनी रहेंगी, तो वो तो उसको 5 रुपये की कॉस्ट आ रही थी। अब उसका वो कॉफ़ी बेचने से कितना प्रॉफिट बन रहा था, 25 रुपये पर कप, और टी का प्रॉफिट उतना ही था, 5 रुपये पर कप। तो वो क्या बोलता है कि जितना चाय बनाने के लिए मुझे रिसोर्स लग रहा है, मतलब कोई बंदा लग रहा है उसको चाय बनाने के लिए, या फिर शुगर लग रही है, पानी लग रहा है, दूध लग रहा है, ये सारी चीज़ें अगर मैं कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ करूँ तो मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, चाय का प्रोडक्शन कम कर देगा और कॉफ़ी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस चेंज होने से टी का यानी दूसरे गुड का सप्लाई चेंज होगा। इस केस में क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा था, कॉफ़ी। कॉफ़ी की प्राइस जैसे चेंज हुई, किसके सप्लाई को अफेक्ट हुआ, टी के सप्लाई को अफेक्ट हुआ। तो सब्स्टिट्यूट के चेंज होने से या कॉम्प्लीमेंट्री के चेंज होने से हमेशा उसके रिलेटेड गुड्स को भी क्या होता है, असर पड़ता है, सप्लाई पे भी असर पड़ता है और उसके डिमांड पे भी असर पड़ता है। इफ़ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल producer might shift resources. A rise in the price of corn may reduce the supply of wheat as the farmer allocate more land to the growing corn. अगर कोई फार्मर है उसके पास जो अमाउंट ऑफ लैंड है वो तो हमेशा लिमिटेड है, तो वो क्या करेगा, वो चीज़ प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो कॉर्न और व्हीट यहाँ पे क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए एक दूसरे के। तो व्हीट से अगर ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो वो व्हीट प्रोड्यूस करेगा, कॉर्न को साइड में कर देगा, जिससे कॉर्न का सप्लाई कम हो जाएगा, व्हीट का बढ़ जाएगा। अगर कॉर्न से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है तो वो कॉर्न प्रोड्यूस करेगा, व्हीट को साइड में रखेगा, तो व्हीट का सप्लाई कम हो जाएगा, कॉर्न का सप्लाई बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है प्राइस क्या है और डिपेंड करता है किस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ऐसी चीज़ें जो कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जनरली 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीज़ें इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में लगती है कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सा, लिख लेता हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब समझो यही इनको जो पेमेंट जाता है, लैंड के ओनर को जो पेमेंट जाता है, लेबर को पेमेंट जाता है, जिससे कैपिटल ली उसको जो इंटरेस्ट जाता है, या एंटरप्रेन्योर को जो पेमेंट जाता है, यही होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता है। मान लो 10 रुपये कप चाय थी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपये से बढ़ के हो गया 7 रुपये, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट बच जाएगा सिर्फ 3 रुपये का, क्योंकि 7 रुपये अभी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीधा सीधा रिलेशन होता है किससे, प्रॉफिट से। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। अब क्या होता है कि अगर ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जैसे रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई या वेजेस बढ़ गए, तो क्या होता है कि उसमें उस गुड्स को प्रोड्यूस करने से कम प्रॉफिट मिलता है। और कम प्रॉफिट मिला है तो क्या होता है कि कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे अल्टरनेटिव गुड्स पे शिफ्ट हो जाता है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो लोग दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ स्टील राइजेस, कार मैन्युफैक्चर माइट रिड्यूस कार प्रोडक्शन ड्यू टू हायर कॉस्ट। वो गुड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से एक तो तुम गुड्स दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे, या फिर वो गुड बनाना ही बंद कर दोगे। बट बनाना बंद करना ये पॉसिबल नहीं होता जनरली, तो हम क्या करते हैं, उसके अल्टरनेटिव गुड्स पे या उसके सब्सटीट्यूट के प्रोडक्शन पे शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। मुझे बताओ, अगर तुमने नई टेक्नोलॉजी लाई तो तुम्हारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एकदम फास्ट हो जाएगा। अब प्रोडक्शन अगर फास्ट होगा तो उतना ही कम समय, उतने ही कम रिसोर्सेस, उतने ही कम लेबर्स तुम्हें लगेंगे, तो उतना ही कम कॉस्ट तुम्हें लगेगा, और कॉस्ट कम लगेगा तो प्रॉफिट ऑफकोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के कारण हम क्या करते हैं, ज़्यादा चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा चीज़ें मार्केट में लाते हैं। ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंक्रीजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ऑटोमेशन हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, रोबोट्स आ गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स आ गए बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ द काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में ला पाएंगे, वो भी कम समय में और वो भी बहुत ही कम कॉस्ट में। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट कुछ गुड्स को हमेशा प्रमोट करना चाहती है और कुछ गुड्स को डिमोट करना चाहती है। जिस गुड को उनको प्रमोट करना होता है उस गुड्स के रिगार्डिंग वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, और जिस गुड्स का कंजप्शन वो डिमोट करना चाहती है उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अल्कोहल पे ज़्यादा टैक्सेस लगते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलते हैं। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की कोशिश हो रही है और अल्कोहल को डिमोट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, अब यही से सप्लाई भी अफेक्ट होता है। क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो प्राइस रहता है या तुम्हारा जो प्रॉफिट रहता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वजह से अफेक्ट तो होता ही है, साथ में टैक्सेस और सब्सिडी की वजह से भी अफेक्ट होता है। चाय का एग्जांपल ही कंटिन्यू करते, मान लेते हैं 10 रुपये कप चाय थी, तुम्हें लगती थी कॉस्ट 5 रुपये की, और गवर्नमेंट ने चाय के प्रोडक्शन पे 2 रुपये का टैक्स लगा दिया, प्लस 2 रुपये का लग गया टैक्स। तो अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अब प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा सिर्फ 3 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा 3 रुपये का। तो 2 रुपये का प्रॉफिट तुम्हारा कम हो गया इनिशियल से, क्यों, क्योंकि 2 रुपये का टैक्स लग गया। सेम चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। 10 रुपये कप की चाय थी, 5 रुपये का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता था, बट प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट 2 रुपये की सब्सिडी, 2 रुपये का इनपुट तुम्हें प्रोवाइड करती थी, तो 2 रुपये गवर्नमेंट तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में पे करती थी। तो 2 रुपये की सब्सिडी मिलने की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता था, तुम्हें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता था 5 का और 2 का तो गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा था, तो टोटल कॉस्ट सिर्फ 3 रुपये की लगती थी। 10 रुपये में तुम कप बेचते थे, तुम्हारा प्रॉफिट होता था 7 रुपये का। तो ये चीज़ देख पा रहे हो तुम कि टैक्स लगने से तुम्हारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है और सब्सिडी मिलने से तुम्हारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है कि हम वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा लाएंगे, ज़्यादा उसका सप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ टैक्सेशन के रिगार्डिंग और सब्सिडीज़ के रिगार्डिंग तुम्हारे अमाउंट ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे नेचर ऑफ कंपटीशन। अब समझना, जितनी ज़्यादा कंपटीशन होती है उतना ही कम प्रॉफिट होता है। सिंपल सा रूल है, मोर द कंपटीशन लेसर द प्रॉफिट। मोर कंपटीशन लेसर द प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, मोनोपोली में, मोनोपोली क्या सिचुएशन है? मोनोपोली ऐसी सिचुएशन है जिसमें मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर होता है और बहुत सारे बायर्स होते हैं। ये बाहर के बायर हो गए और ये हो गया सेलर। अब एक ही सेलर है, वो सेलर उतने ही गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहे। तो वो क्या करता है, जितनी डिमांड है ना उतने ही डिमांड के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता है। तो कभी भी ऐसा मोनोपोली मार्केट में नहीं होता कि ओवर सप्लाई हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, मार्केट में रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई रहता है, क्योंकि मोनोपोली के हाथ में। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्या होता है समझना, कि लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब इस कंपटीशन के चक्कर में क्या होता है, बहुत सेलर्स मार्केट में आ जाते हैं और बहुत सेलर बहुत सारा सप्लाई मार्केट में लाते हैं। तो हमेशा समझना कि कॉम्पिटिटिव मार्केट जब होती है तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, और मोनोपोली जब होती है तो सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड रहता है, क्योंकि वहाँ पे सेलर का कोई कंपटीशन नहीं रहता, और सेलर का कंपटीशन नहीं रहता, इसी वजह से सप्लाई कैसा रहता है, कम रहता है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और नंबर ऑफ सेलर बहुत सारे अपने अपने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचने के लिए लाते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता है। तो मार्केट कौन से टाइप का है उसी वजह से सप्लाई भी डिपेंड करेगा। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो बहुत ज़्यादा सप्लाई तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है या मोनोपोली है तो तुम्हें सप्लाई कम देखने को मिलेगा। और उसी केस में कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से तुम्हें क्या पे करना पड़ेगा, प्राइस कम पे करना पड़ता है, और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सप्लाई कम होने की वजह से तुम्हें प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ये जो मार्केट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है तुम लोगों को कि कंपटीशन अगर ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा रहेगा, और कंपटीशन अगर कम है तो सप्लाई कम रहेगा। कंपटीशन ज़्यादा तो सप्लाई भी कैसे ज़्यादा, और कंपटीशन कम तो सप्लाई भी कम, कंपटीशन कम तो सप्लाई भी कम। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे अपन ध्यान देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस। अब एज ए सेलर तुम सोचो कि तुम गेहूँ बेचते हो और गेहूँ की फ़िलहाल प्राइस चल रही है 40 रुपीज़ पर केजी, बट उड़ती उड़ती खबर आई है मार्केट में कि आगे चल के 2 महीने बाद गेहूँ होने वाला है 70 रुपीज़ पर केजी का। कितने का होने वाला है, 70 रुपये पर केजी। अब ये जो गेहूँ तुम बेच रहे थे 40 रुपये में, वो तुमने खरीदा था 35 रुपये में। कितने में खरीदा था, 35 में। तो तुम्हें यहाँ पे 5 रुपये का प्रॉफिट होता था, तुम खुश थे। बट ये जैसी खबर आई तो तुमने पहले कैलकुलेटर निकाला और पहले कैलकुलेट किया कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा। तो वहाँ पे पता चला कि हर किलो पे अगर तुम 2 महीने बाद बेचोगे तो 35 रुपये पर किलो पे तुम्हें एक प्रॉफिट रहेगा, और मतलब इससे 7 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तुम्हें। तो ये देख के तुम क्या करते हो, तुम्हारी दुकान आज की बंद कर देते हो। तुम बोल देते हो कि आज बेचना ही नहीं है, मुझे बेचना है 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने बाद मुझे हर किलो पे कितना प्रॉफिट होगा, 35 रुपीज़। तो अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइजेस के बढ़ने के हैं कि हायर प्राइजेस मिलेंगी फ्यूचर में, तो वो तुम्हारे करंट सप्लाई को कम कर देती है, क्योंकि सेलर क्या बोलते हैं, आज बेचना नहीं है, कल ही बेचेंगे, 2 महीने बाद ही बेचेंगे, 2 महीने बाद ज़्यादा प्रॉफिट होगा और वहाँ पे मज़े करेंगे, तो आज बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है, करंट सप्लाई कम हो जाता है, लोग होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग यानी आज मार्केट में से पूरा सप्लाई निकाल देना ताकि फ्यूचर में तुम्हें ज़्यादा प्राइजेस मिल पाए। इफ़ ऑयल प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज, प्रोड्यूसर माइट स्टॉक पाइल यानी स्टॉक करके रखना ऑयल, रिड्यूसिंग द करंट सप्लाई, ठीक है।
तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है तो सेलर अपने बारे में ही सोचता है, सेलर तो बायर के बारे में नहीं सोचता है। तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सब सप्लाई निकाल देगा मार्केट में और 2 महीने बाद लाने की कोशिश करेगा। और लास्ट होता है नंबर ऑफ सेलर्स। मोर द सेलर्स एंटरिंग द मार्केट इंक्रीज द टोटल सप्लाई। ये अपन ऊपर भी देख चुके थे कि ज़्यादा सेलर अगर रहेगा तो मार्केट में सप्लाई भी कैसे रहेगा, ज़्यादा। और वेरी लास्ट में अदर फैक्टर्स जैसे नेचुरल डिजास्टर, स्ट्राइक, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस, ये सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक कैरी बैग्स ने अगर कैरी बैग्स पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया तो उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्केट में स्ट्राइक्स हो गई, सप्लाई हो गया। मान लो ट्रांसपोर्टर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक की वजह से मार्केट में गुड्स आ ही नहीं पाएंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर आ गई, मार्केट में अर्थक्वेक आ गया तो ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ पे भी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो नहीं करते बट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक समय पे, तो उनको अदर फैक्टर्स में डाला गया। फॉर इंस्टेंस अ ड्रफ कुड रिड्यूस द एग्रीकल्चरल आउटपुट। तुम्हारा ड्रफ आ गया, बाढ़ आ गई तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फार्मर का जो खेती वगैरह उसने जो बनाई है वो पूरे नुकसान हो जाएगा, तो वो मार्केट में सप्लाई ला ही नहीं पाएगा। तो ये होते हैं फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं सप्लाई को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन ने देखा था प्राइस ऑफ गुड्स, उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी ऐसे गुड्स जो तुम्हें कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं, या कोई भी चीज़ जो तुम्हें प्रोडक्शन करने के लिए लगती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कैसी है, फिर देखा था गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचर ऑफ कंपटीशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, नंबर ऑफ सेलर्स एंड लास्ट में देखा था अदर फैक्टर। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी जो सप्लाई को डिटरमाइन करती, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे अपन लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है। लॉ ऑफ डिमांड तो अपन ने देखा था, अभी अपन देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, ध्यान से पढ़ना। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट सेट्रस पैरिबस, सेट्रस पैरिबस यानी बाकी की सारी चीज़ें अगर तुम सेम है ऐसा कंसिडर करोगे, कौन सी दो चीज़ें छोड़ के, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड इंक्रीजेस एज प्राइस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एज प्राइस डिक्रीजेस। क्या बोल रहे हैं वो, कि अगर किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्या बोला कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएंगी, पर अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा समझो, सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं किसी चीज़ को बनाने की कॉस्ट थी 100 रुपये। अब पहले प्राइस थी, सेलिंग प्राइस थी 150 रुपये, 150 रुपये में बेचा, 100 में ख़रीदा था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 में। तो कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, कम क्वांटिटी मार्केट में लाएंगे। बट अगर यही मार्केट की प्राइस हो गई 300 रुपये तो अब प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, अब प्रॉफिट हो जाएगा 200 रुपये का। अब प्रॉफिट अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी भी क्या लाएंगे, मार्केट में ज़्यादा लाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है समझना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। प्राइस 150 से 300 हो गई तो क्वांटिटी भी 100 से 200 हो गई। क्यों, क्योंकि अब ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। किसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। When the price of good increases, it increases the profit margin of sellers and hence they bring more quantity into the market as a supply. Hence supply increases, the rise in price. प्राइस राइज होती है तो सप्लाई होता है, क्योंकि हम हमेशा सप्लाई के केस में किसके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, सेलर के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। अब ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब दोनों चीज़ एक साथ बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ रही है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ अगर एक साथ बढ़ती है या दोनों चीज़ एक साथ घटती है तो उनसे कौन से टाइप का रिलेशन बोला जाता है, उसको बोला जाता है डायरेक्ट रिलेशन। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशन कैसे होता है, डायरेक्ट रिलेशन, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सप्लाई शेड्यूल। अब सप्लाई शेड्यूल को बनाने से पहले एक चीज़
समझ देना कि अपन ने पहले क्या पढ़ा था। पहले क्या पढ़ा था कि सप्लाई हमेशा प्राइस के पर्सपेक्टिव में बताया जाता है, और सप्लाई हमेशा टाइम के पर्सपेक्टिव में बताया जाता है, और सप्लाई हमेशा क्वांटिटी में बताया जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखोगे तो सप्लाई शेड्यूल बहुत ईजी रहेगा। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल, क्या है ये? टेबल दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट बायर वुड चूज टू परचेस एट वेरियस प्राइजेस विद ऑल अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। ये गलत है। क्या है? द सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबल दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट सेलर, इधर आना चाहिए था, सेलर वुड चूज टू सेल एट वेरियस प्राइजेस विथ ऑल अदर फैक्टर्स हेल्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये सिट्रस वेरिएबल्स हो गया। क्या हो रहा है समझना कि अगर हम सारे फैक्टर्स को बाकी के कांस्टेंट पता समझ कि जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज कांस्टेंट, और सिर्फ दो चीज़ों की बात करें, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, तो क्या हो जाएगा? तुम्हें देखने को मिलेगा सप्लाई शेड्यूल, और सप्लाई शेड्यूल में तुम्हें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, प्राइस और दूसरी चीज़ क्वांटिटी सप्लाइड। तो देखना, जब प्राइस 10 रुपये थी तो क्वांटिटी सप्लाइड 1 थी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे सेलर का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी मार्केट में लाने की कोशिश करेगा। तो 30 रुपये जब हो गई तो उसने 3 क्वांटिटी लाई, 40 रुपये जब प्राइस हो गई तो 4 क्वांटिटी लाई, 50 रुपये जब प्राइस हो गई तो और ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो और ज़्यादा क्वांटिटी लाएंगी। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और ये जब डेटा तुम किसी टेबुलर फॉर्म में बनाते हो किसी स्पेसिफिक गुड्स के लिए या स्पेसिफिक मार्केट के लिए, तो इसको बोला जाता है सप्लाई शेड्यूल। और सिमिलर चीज़ होती है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, शेड्यूल क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल कर्व, सप्लाई कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। किसका है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सप्लाई शेड्यूल का ही डेटा उठाया जाता है और क्या बनाया जाता है? उसे सप्लाई कर्व विद द प्राइस ऑन वर्टिकल एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्स एक्सिस कौन सा है? ठीक है, सॉरी, प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस आएंगी, सॉरी, तो प्राइस आएंगी वाई एक्सिस पे, ये हो जाएंगी प्राइस 40, 30, 20, 10, ये प्राइस है। एंड क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएंगी। ठीक है, वेयर प्लॉटिंग एंड कनेक्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम द सप्लाई शेड्यूल रिवील्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस। तो ये जो पॉइंट्स है 10 के प्राइस पे एक क्वांटिटी, तो ये देखो 10 के प्राइस पे एक क्वांटिटी, फिर 20 के प्राइस पे 2 क्वांटिटी, फिर 30 के प्राइस पे 3 क्वांटिटी। अब ये जो पॉइंट तुम प्लॉट करोगे और प्लॉट करने के बाद सारे पॉइंट्स को जब कनेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा, और ये रिलेशन तुम्हें विजुअली समझ जाएगा, अपीलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ समझ रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। तो इनका वापस से तुम्हें देखते ही पता चलेगा रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर कोई भी ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग रहता है तो उनका रिलेशन डायरेक्ट रहता है, और अगर कोई भी ग्राफ अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उनका रिलेशन कैसे रहेगा? इनवर्स रहेगा। जैसे अपन ने डिमांड कर्व में देखा था कि रिलेशन कैसा बनता है, रिलेशन ऐसा बनता है। तो रिलेशन डाउनवर्ड स्लोपिंग जब बनता है, पॉइंट जब डाउनवर्ड स्लोपिंग में कनेक्ट होते हैं तो वो रिलेशन इनवर्स रहेगा। ठीक है, बट फिलहाल अपन सप्लाई की बात करें। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व चाहिए था यहाँ पे। द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैसे निकालते? किसी भी चीज़ का स्लोप कैसे निकालते? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे क्या लिखा है समझना, वाई एक्सिस पे लिखा है प्राइस, तो चेंज इन प्राइस, ये चेंज का सिंबल है, अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? क्वांटिटी सप्लाइड। सो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्लोप। सर स्लोप यानी क्या? स्लोप यानी ये चीज़, ये जो ग्राफ बना है ये चीज़ कितनी टेढ़ी है। अगर ये चीज़ एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो स्लोप कुछ भी नहीं है।
फिर जैसे जैसे ऐसे होती जाएंगी स्लोप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और यहाँ पे स्लोप एकदम इनफाइनाइट होते जाएगा। ठीक है, तो स्लोप यानी बेसिकली स्टीपनेस, कि कोई चीज़ कितनी स्टीप है, कोई चीज़ कितनी स्लैंटिंग है, अगर वो कैलकुलेट करना है तो उसको ही क्या बोला जाता है, स्लोप। और ये स्लोप कैसे गिनेंगे अपन, सप्लाई कर का चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, the change in vertical axis divided by change along the horizontal axis. The positive sign slope is consistent with the law of supply. तो हमेशा ये स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। स्लोप पॉजिटिव में कब आता है समझना, जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो पॉजिटिव में आता है, और निगेटिव में आएगा जब रिलेशन कैसा रहेगा, इनवर्स रहेगा। द सप्लाई कर्व मे बी आइदर स्ट्रेट लाइन और अ कर्व। तो कर्व बोला है बट ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व फॉर्मेट में भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर ये बोला तो तुम ये मत बोलना, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये डिमांड का हो गया। तो ये मत बोलना कि ये कर्व है इसीलिए ये सप्लाई कर्व नहीं है, तो कर्व भी चलेगा और कोई स्ट्रेट लाइन भी चलेगी। ठीक है।